हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पहले हमने क्या पढ़ा था? विविधता के बारे में पढ़ा था। जो दूसरों से अलग होते हैं उन्हें हम चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका रहन सहन हमारे से अलग होते हैं, इसलिए वह हमसे घुल मिल नहीं पाते। इसी के मतलब जो दूसरों को हम चिढ़ाते हैं उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे दुख भी होता है। इसी सोच को हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्यों होता है ये, हम क्या है, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। कैसे हम रहते हैं, कैसे हमारी भाषा है, कैसे हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, रहन सहन है, यह हमारे किस चीज़ पर डिपेंड होता है? हमारे इन्वायरमेंट पर। जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ही उसी का हमारे ऊपर असर पड़ता है। क्या है कि संसार में भारत कितनी विविधताओं, बहुत विविधताओं वाला देश है। भारत में कितने धर्म है? 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों को माना जाता है और कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और लोगों की वे क्या होती है? मातृभाषाएं होती हैं और 100 से भी ज़्यादा उनके लोक नृत्य होते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती, उन लोगों के साथ सुरक्षित आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे वह हमसे अलग ही होते हैं। उनसे मिलने के बाद हमें समझ नहीं पाते कि जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। वह अलग अलग राय बना लेते हैं कि ये क्यों है, ये कैसे है, हमारे जैसा ही क्यों नहीं है। ये अलग अलग तरह की उनकी विचारधाराएँ होने लगती है उनके प्रति। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पूर्वग्रह। पूर्वग्रह क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे पूर्वग्रह होता क्या है। किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। किसी मतलब कोई विषय हुआ या कोई पर्सन हुआ, हम उसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते, फिर भी हम उसके लिए अपने मन में विचारधारा बना लेते हैं, मन बना लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्वग्रह बोलते हैं। क्या होता है? अपने दिमाग में, जैसे कि हमारे ग्रामीण और शहरी, ये दो हैं हमारे समाज में, ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर कई प्रकार के पूर्वग्रह हैं। जो दूसरे लोगों के दिमाग में वे पूर्वग्रह, लोगों के दिमाग में ये पूर्वग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वग्रहों को अपने आप आसपास महसूस करते हैं। जैसे कि हम क्या होते हैं, गांव की सोच क्या होती है और शहरों की सोच, शहर वालों की सोच क्या होती है, यहाँ देखेंगे हम। ग्रामीण लोग कैसे होते हैं? वह आधे से भारत में जो इंसान रहते हैं, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में ही रहते हैं। गांव के लोग स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सर्व नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता, वे अपना ये होता है कि कुछ खा लो कुछ पी लो, वो ज़्यादा अपनी हेल्थ का केयर नहीं करते और वे ज़्यादातर अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आडंबरों पर ध्यान देते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े होते हैं। वे कृषि की आधुनिक जो कि ये आजकल जो मशीनें चल रही हैं उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के लिए वे परिवार के लोगों के खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, वे मिलजुल कर काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं। गांव के लोग होते हैं ना, जो शहरों पर काम की तलाश में जाते हैं, नहीं तो उन्हें गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं होता। शहरी लोग कैसे होते हैं? शहरी लोगों का जीवन बहुत आलस होता है, वे बहुत आलसी होते हैं, उनका काम आसान होता है जीवन रहने के लिए। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों को बहुत कम समय देते हैं, क्योंकि वह काम में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि वह अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। उन्हें पैसा कमाने की चिंता ही लगी रहती है। उन शहरी लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे बहुत क्या होते हैं? बहुत चालाक होते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है ये, क्योंकि सभी चीज़ें शहरों में खरीद कर ही ली जाती है। जैसे सब्जियां हो या दूध हो, लस्सी हुई, दही हुई, सारी चीज़ें हमें शहरों में खरीद कर लेनी पड़ती है। गांव में हमें सब्जियां खुद के खेतों में बो सकते हैं, या गाँव में भैंस रखते हैं, उसके लिए दूध वगैरह सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। लेकिन शहरों में हर एक चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास है कि आज के टाइम भी काले गोरे का भेदभाव हम करते ही हैं, चाहे माने या ना माने। जैसे कि कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, रंग कैसा है, कैसे वो बोलते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में हम, जैसे कि दूसरों के बारे में हम अपने आप मन में ऐसे विचारधारा बना लेते हैं कि अगला आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना करता हो, लेकिन उसने अपने मन में ठान ली कि मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगा। इस वजह से क्या होता है, उसके व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उससे दूसरे पर्सन को क्या होता है? दुख पहुंचता है। फिर क्या है? सेकंड देखें हम, लड़के और लड़की में भेदभाव। आज के टाइम भी हम लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं।
यहाँ पर सूची बनाई गई है लड़के और लड़कियों में। जैसे कि क्या है, वे शरीर रूप से बलिष्ठ है। ये बचपन से ही लड़के लड़कियों में डाल दिया जाता था कि लड़कों में ये डाल दिया जाता है कि आप तो बहुत बलशाली हो। लड़की चाहे कुछ भी गिर जाए कोई बात नहीं है, तो लड़की है, इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। लड़का होता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वे शरारती है, लड़के तो बहुत शरारती होते हैं, ऐसे बोलते हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, मतलब लड़की हो सकती है, लड़के नहीं हो सकते, ऐसे उनकी विचारधारा होती थी। वे रोते नहीं है या लड़के रोते नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट बहुत ख़तरनाक डाल रखा है सभी की माइंड में कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कों में भी इमोशनल होते हैं। ये गलत है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के भी रोते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये डाल दिया कि लड़के रोते नहीं हैं। वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है। लड़के ज़्यादा खेल में निपुण होते, वे खाना पकाने में निपुण है। लड़कियां ही खाना क्यों पकाए, लेकिन दिमाग में क्या डाल दिया है कि लड़कियां खाना ही पकाएगी। वे भावुक है, लड़कियां ज़्यादा भावुक होती हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे कि ये है एक लड़का है, क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत लड़खड़ाता ज़्यादातर हम मजाक उड़ाते हैं कि विकलांग बच्चों का कि ये तो बहुत लड़खड़ा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, जिससे वह दूसरा आदमी दुखी हो जाता है। इससे हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या होता था, विकलांग यूज किया जाता था शब्द, अब क्या है, खास तौर पर क्या यूज किया जाता है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। आज के टाइम पर इन विकलांग बच्चों के लिए हम अलग से स्कूल, अलग से प्लेग्राउंड, अलग से गेम वगैरह हमारे समाज में इनकी अलग अलग जगह बना दी गई है। क्या है आगे, अगर हम इस कथन को देखें कि वे रोते नहीं हैं, आप देखेंगे कि एक गुण आमतौर पर लड़के और पुरुषों के साथ जोड़ा गया है। ये बोलते रखा ना कि वे रोते नहीं हैं, लड़कों के साथ ज़्यादा जोड़ा गया कि लड़के रोते नहीं। क्यों नहीं रोते भाई? बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं माता पिता कि लड़के रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ बेटा, रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। बच्चे बड़े होते हैं, विश्वास करने वाले, लड़के रोते नहीं हैं। ये वैसे गलत बात है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसके अंदर डाल दिया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। हालांकि लड़के और लड़कियों को दोनों को जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो दोनों को सेम फील वही होती है, रोना आता है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे डाल दिया जाता है कि जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है उसके दिमाग में ऐसे डाल दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। जैसे कि कोई लड़का रोता है तो उसे चिढ़ाया भी जाता है और मजाक भी उड़ाते हैं कि तो लड़का होकर भी रो रहा है। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, और समाज की जो सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं। हम सभी लड़के और लड़कियों की उसी छवि का देखने लगते हैं जैसे उन समाज ने हमारे दिमाग में डाल रखा है। फिर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि से बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराध, बेवकूफ़ ठहराते हैं। इसी तरह से इनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं कि हम हाँ ऐसा ही होगा। इसीलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना यह गलत बात है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। उस व्यक्ति के कुछ मतलब समूह में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनमें से कुछ ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसमें कुछ खास गुण हो, क्षमताएं दूसरों से उसे अलग बना सके। लेकिन हम क्या करते हैं कि सभी के लिए हम एक जैसी विचारधारा बना लेते हैं। रूढ़िवादी धारणा बड़ी संख्या के लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लड़कियां नहीं उड़ा सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है कि किसी व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि वह काम कर सकता है वो, लेकिन क्या है कि रूढ़िवादियों की विचारधाराओं ने हमें इतना घेर रखा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन काबिलियत होगी तो, लेकिन वह रुक जाता है काबिलियत होते हुए भी। फिर क्या है, असमानता है, भेदभाव। क्या करते हैं कि असमानता और भेदभाव हम दिखाते हैं कि किसी के खास नौकरी करने के रोकते हैं कि जैसे कि उसके काबिल हो वो पर्सन नौकरी के, लेकिन उसकी जात पात को देखकर ही उसको नौकरी करने से हम मना कर देते हैं। मोहल्ले में रहने के लिए मना कर देते हैं, और कुएं पर से पानी लेने के लिए मना कर देते हैं। गिलास में जो चाय होती है उसका अलग गिलास हम देते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, स्कूल, दफ्तरों और उनको मतलब अलग से ही ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कई तरह के भेदभाव सामने आते हैं, जैसे कि क्या आता है कि वे
गरीबी के कारण कोई तो इंसान वह चीज़ नहीं ले पाता, उनके पास कई ज़रूरतें पूरा करने के साधन नहीं होते, इस आधार पर वह भेदभाव किया जाता है। दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोग को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर उन पर क्या बीतती है, क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती और बुनाई करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़ा धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा व अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था के लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जैसे कि अछूत व अयोग्य कहा जाता है। इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें कि सिर्फ कचरा उठाना और मरे हुए जानवरों को गांव से बाहर ले जाना ही उनके काम था। और ऊंची जाति के जो लोग होते थे उनके घर में घुसने नहीं दिया जाता था। गाँव में जो कुआं होता था उसे पानी नहीं भरना दिया जाता था, मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता था। और उच्च जाति के जो बच्चे होते थे स्कूल में, उनके पास भी बैठाने का अधिकार नहीं था। इस तरह उच्च जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने अछूतों को वंचित कर रखा था। जैसे कि हम देखेंगे कि भेदभाव किस एक महान मशहूर हस्ती के साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। कौन थे वे? अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ना दलित समूह के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर अम्बेडकर सोम महार जाति में जन्म लिया था, जो कि अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वह दूसरों के ही घर पर काम करते थे और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था। लेकिन अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज की पढ़ाई की और वकील बनने के लिए वे कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और क्या किया था उन्होंने? दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए भी प्रोत्साहन किया था। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी पहले मनाही थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए भी बहुत प्रयास किए, आंदोलन भी चलाए और सबको समान निगाहों से देखने के लिए भी प्रयास किए। जीवन के आगे चल रहे धर्म परिवर्तन करके उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उनके खिलाफ जो जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ाइयाँ लड़ी थी। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसके सबकी इज्जत हो, न कि कुछ की लोगों की। देखिए कि महान अम्बेडकर है जो उनका अनुभव ये कब हुआ था? 1901 में हुआ था। वह 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। एक बार बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर पूछने गए, उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगा और हमने उनको दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि वहाँ क्यों रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारे कपड़ों और बोली से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम महार जाति से अछूत हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि यह ब्राह्मण के बच्चे होंगे। वे बड़ी हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदू में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल मैंने बिना सोचे ही मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। वहाँ पर महार जाति को मुंबई में क्या अछूत माना जाता था, बहुत अछूत माना जाता था। उनको एकदम से ही धक्का लगा और वह क्या हो गए? हैरान हो गए। उनके चेहरे का अचानक परिवर्तन हो गया और उसने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उनके मन में हावी हो गई है। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं ही खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गई। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी और उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए थे। यात्रा की शुरू में हमें बहुत खुशी और उत्साह था, लेकिन अब अत्यधिक
उदासी हो गई थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, अब हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाना पसंद नहीं करता था। मैं दुगना किराया देना तैयार थे, लेकिन एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं हो सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सोच के देखें भी तो कैसे, देखो कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाने दिया जाता था। इतना अपमानजनक और दुखदायी होगा उनके लिए अगर लोग आपसे दूर रहें, छूने भी नहीं दिया जाए और पानी भी पीने के लिए भी नहीं दे। और यह छोटी सी घटना हमें कैसी गाड़ी में एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी। इन बच्चों के पास पैसे भी थे, लेकिन उन्हें गाड़ी में नहीं बिठाया क्योंकि वह अछूत मतलब हीन जाति के थे। स्टेशन से बड़ी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता, दूसरों को वह मिलता है। क्या समानता के लिए संघर्ष, जो हम एक समानता के लिए सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए संघर्ष हुए। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जब सभी ने संघर्ष किए तो समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी वह शामिल कर लिया। दलितों, औरतों, जनजातियों, किसानों ने अपने जो भेदभाव होते थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था दलितों को, उसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी। महिलाओं ने भी मांग की कि जो पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी और महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाती थी, महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा पाने के लिए भी संघर्ष किया गया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता था। इनके कई नेताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इसलिए नेताओं ने संविधान के ऐसी दृष्टि से लक्ष्य किया बाद में सभी लोगों को बराबर माना जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की दृष्टि से देखा जाने लगा। फिलहाल इसी कानून से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद से काम चुनने लगे और उनके जो वह काबिल हैं जिस नौकरी के, उनसे वह नौकरी दी जाने लगी। अब वह भेदभाव नहीं किया जाता था। गरीबों और मुख्यधारों में अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। फिर क्या है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में हमारे महत्वपूर्ण कारक है। सभी को महसूस होना चाहिए कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भाषा बोलने का, त्यौहार बनाने का, सभी को अपना अधिकार मानने का अधिकार होना चाहिए। सभी को अपने अधिकार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेंगी। इसीलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता और महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसी से हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया। यह पाठ इसी बात पर उठता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन पर हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। हमें आज भी हमें भेदभाव, असमानता दिखाई देती, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। सभी को समान अधिकार होना चाहिए। कोई भी जाति, प्रथा, धर्म